हेलो छात्र, मैंने आपको हिंदी गद्य खंड में पहला पाठ दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित समझाया। आज मैं उसी गद्य खंड में दूसरा पाठ ल्हासा की ओर शुरू करने जा रही हूँ। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत। इस पाठ को आप लोग अपने द्वारा रीडिंग कर लेना। मैं केवल उस पाठ का सारांश ही आपको समझा रही हूँ। इस ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकर्तेयायन ने सन 1929 और 30 में नेपाल से तिब्बत की दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। यानी कि इसमें नेपाल से तिब्बत तक की जो कठिन यात्रा है उसका इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग में नेपाल से तिब्बत तक जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियाँ तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। तिब्बत का मार्ग। तिब्बत का सामाजिक जीवन। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। यहाँ जाति पाति छूत नहीं है। औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के में भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति घर के भीतर तक जा सकता है और उनके कहने पर घर की सास या बहू उनके लिए चाय बना लाती हैं। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चौड़ी में कूटकर मिट्टी के टाटीदार बर्तन में चाय परोसी जाती है। ठहरने का प्रबंध। लेखक जब परित्यक्त किलों में जाता था तो आदमी के कहने पर राहगीर दारी मांगने आया था। लेखक ने अपने साथी सुमित की जो चिटे उसे दी। सुमिति की जान पहचान से उसे ठोंडला में आखिरी गांव में ठहरने की बहुत अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वह घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पर आए थे तब उन्हें एक गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे। डांडे तिब्बत में बहुत खतरनाक स्थल है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसलिए इनके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं है। नदियों और पहाड़ों के कारण यहाँ दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देते। वे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल हैं। यहाँ सरकार पुलिस
पुलिस पर कोई भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी के स्थान पर बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमिति भिखारियों के बेस में यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते तो अपनी टोपी को उतार कर भीख मांगने लगते हैं। अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई पर चढ़कर उन्हें पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े पर दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17,000 फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। उताई और उतरते वक्त वह जो रास्ता भूल गया। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चलता था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह घोड़ा पिछड़ जाता था। उस आगे दो रास्ते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चला और 1.5 मील चलने के बाद उसको यह पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। फिर वहाँ से वापस आया। शाम के 4 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई और तो वह शांत हो गया। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ियां थीं। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमिति के यजमान रहते थे। सुमिति सब जगह जाना चाहते थे ताकि वे उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली चिरी बत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म हो जाने पर वे वहाँ से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमिति को दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी किया था। तिब्बत की तेज धूप। अगले दिन लेखक और सुमति 10 या 11 बजे, धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण उनका माथा जलता था। और शेखर बिहार में, तिब्बत में शेखर की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों के हाथ में था। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता था। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता। राजा के समान आदर मिलता था। लेखक और सुमति शेखर बिहार पहुंचे। उनका मुखिया भिक्षु नाम से
भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का भेष भिखारियों का सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था। वहाँ पर 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। वहीं पर लेखक ने आसन जमाया और वह पोथियों को पढ़ने लगा। सुमिति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन भिक्षु नम से उनसे विदाई लेकर चल दिए। इस प्रकार से इस पाठ का मैंने आप लोगों को सारांश समझा दिया। इसका आपको पूरा अपने आप इस पाठ को आपको पढ़ना होगा और इसके भी मैं 2 गद्यांश आप लोगों को समझाऊंगी। पहला गद्यांश आप देखिए, पेज नंबर 26। मेरी किताब में 26 पेज है। 26 पेज में जो ये पहला गद्यांश है। अब हम सबसे विकट डांडा ठोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे सुरक्षित अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारें तो खुद उन्हें अपने प्राणों का खतरा है। तो इस प्रकार से अब मैंने आपको दिया है कि निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अब हमें से लेकर अपने प्राणों का खतरा है। तो इसमें पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है कि पहला प्रश्न है कि तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं? तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं? ये खतरनाक क्यों हैं? तो तिब्बत में पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। तिब्बत में पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश हैं। दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है। पहाड़ों के कोनों तथा नदियों के मोड़ों पर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता। इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं।
पहला प्रश्न मैंने दिया है कि तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों हैं। तिब्बत में पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश है। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ों पर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता। इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। दूसरा है डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं। दूसरा प्रश्न है कि डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं। तिब्बत के इन डांडों में दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है, आबादी नहीं है। पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस का भी प्रबंध कम है। इस कारण डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। दूसरा प्रश्न है डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं। तिब्बत के इन डांडों में दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आबादी नहीं है। पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस का भी प्रबंध कम है। इस कारण डाकू इन्हें अपने लिए सुरक्षित स्थान मानते हैं। तीसरा प्रश्न है निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है। तीसरा प्रश्न है निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है। निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना निम्नलिखित कारणों से कठिन है। पहला पॉइंट है यहाँ मृत आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी यहाँ पुलिस और गुप्तचर विभाग का प्रबंध नहीं करती। दूसरा है निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ गवाह भी नहीं मिल पाते। तीसरा प्रश्न है कि निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है। उसका उत्तर है निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना निम्नलिखित कारणों से कठिन है। पहला पॉइंट है यहाँ मृत आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी यहाँ पुलिस या गुप्तचर विभाग का प्रबंध नहीं करती। दूसरा पॉइंट है निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ गवाह भी नहीं मिल पाते। चौथा प्रश्न है डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं। डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं। अब देखिए डकैत जानते हैं कि यहाँ लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है। यही कारण है कि वह पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं। इसका आंसर है डकैत जानते हैं कि यहाँ लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है। यही कारण है कि वे पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। 5वां प्रश्न है
तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक क्यों रखते हैं? तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने पर कोई कानून नहीं है। यहाँ कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। इस कारण यहाँ भी लोग काफ़ी अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखने के बजाय पिस्तौल या बंदूक रखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 5वां है, तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक क्यों रखते हैं? इसका उत्तर है, तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने पर कोई कानून नहीं है। यहाँ कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। इस कारण यहाँ कोई भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखने के बजाय पिस्तौल या बंदूक रखते हैं। 6वां प्रश्न है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण हैं? 6वां प्रश्न है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण हैं? डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, तिब्बत की सरकार पुलिस या गुप्तचर विभाग पर पैसा खर्च नहीं करती। पहला कारण है कि तिब्बत की सरकार पुलिस या गुप्तचर विभाग पर पैसा खर्च नहीं करती। दूसरा कारण है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा कारण है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तीसरा है, यहाँ खून और लूटपाट करके बचना बहुत आसान है। निर्जन प्रदेश होने के कारण खून का पता नहीं चलता तथा गवाह भी नहीं मिल पाते। तीसरा कारण है, यहाँ खून और लूटपाट करके बचना बहुत आसान है। निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ खून का पता नहीं चलता तथा गवाह भी नहीं मिल पाते। इस प्रकार से मैंने आपको यह गद्यांश समझाया है और इस गद्यांश के मैंने आपको 6 प्रश्न लिखने के लिए दिए हैं। एक बार प्रश्न में आपको फिर शॉर्ट में समझा रही हूँ मैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश तो आप लोगों को पता ही है कि अब हमें से लेकर प्राणों का खतरा है, ये गद्यांश है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है कि तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों हैं? इसका उत्तर देखिए, तिब्बत में पहाड़ों के अंतिम स्थलों को डांडे कहते हैं। ये 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश हैं। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। पहाड़ों के कोनों तथा नदियों के मोड़ों पर दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता। दूसरा का इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। फिर दूसरा है, डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं? तिब्बत में इन डांडों पर दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है, आबादी नहीं है। पहाड़ों के
तथा नदी के मोड़ों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस का प्रबंध भी कम है। इस कारण डाकू इसे अपने लिए सुरक्षित स्थान मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्जन स्थलों पर खून की सजा होना क्यों कठिन है? निर्जन स्थलों पर हुए खून की सजा होना निम्नलिखित कारणों से कठिन है। पहला कारण है, यहाँ मृत आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी यहाँ पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का प्रबंध नहीं करती। तीसरा है, गुप्तचर प्रदेश होने के कारण गवाह भी नहीं मिल पाते। चौथा प्रश्न है, डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं? इसका उत्तर है कि डकैत जानते हैं कि यहाँ लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है। यही कारण है कि वह पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। क्योंकि डाकू जानते हैं कि यहाँ के लोग पिस्तौल या बंदूक रखते हैं, तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है। यही कारण है कि वह पहले आदमी को मारते हैं फिर लूटते हैं। पांचवा प्रश्न है, तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक क्यों रखते हैं? तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने का कोई कानून नहीं है। यहाँ कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। इस कारण कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा के लिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखते हैं। लाठी रखने के बजाय पिस्तौल या बंदूक रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण हैं? डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण हैं? अब है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, तिब्बत की सरकार पुलिस या गुप्तचर विभाग पर पैसा खर्च नहीं करती। पहला कारण है कि तिब्बत की सरकार पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पर पैसा खर्च नहीं करती। दूसरा है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। दूसरा है, यहाँ पिस्तौल या बंदूक रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तीसरा है, यहाँ खून और लूटपाट करके बचना आसान है। निर्जन प्रदेश होने के कारण यहाँ खून का पता नहीं चलता तथा गवाह भी नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस लहासा की और पाठ का मैंने आपको सारांश समझा दिया है। इस पाठ के लहासा की और पाठ के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं। इसमें मैंने आपको 5-6 प्रश्न लिखने के लिए दिए हैं। एक गद्यांश पेज नंबर 26 पर। अब हमें इसे लेकर बिगड़ कर प्राणों का खतरा है, ये करना है। और इसके मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों है? दूसरा प्रश्न है, डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों है? तीसरा है, निर्जन
स्थलों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है? चौथा है, डकैत लूटने से पहले आदमी को क्यों मारते हैं? पांचवा प्रश्न है, तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल या बंदूक क्यों रखते हैं? छठा है, डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण है? तो इस प्रकार से मैंने आपको इस काव्यांश के इस गद्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं। जो आपको यह वीडियो मिलने के दूसरे दिन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजने होंगे। धन्यवाद।